प्रोबेबिलिटी में लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट कर ली थी सॉल्यूशन उसका। आज हम एक्सरसाइज 13.1 से और आगे चलेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.2 का इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 13.2 में कौन कौन से रूल लगने वाले हैं, उनसे रिलेटेड जो भी हमारे फॉर्मूले होंगे उनके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे कि इसमें सबसे पहली चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा एक्सरसाइज 13.2 के इंट्रोडक्शन में, वो होगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता का गुणन नियम क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी ये क्या होती है, इसके बारे में जैसे कि मैं बताऊं आपको। अभी तक आप जो सवाल देखते थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड आपके थे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, उसमें एक्चुअली होता क्या था कि आपको दे दिया जाता था कि एक घटना के बारे में बता दिया जाता था कि ये घटना हो चुकी है, और एक घटना जो दूसरी दी जाती थी उसकी प्रायिकता आपसे पूछ ली जाती थी। तो जिस घटना को आपको बता दिया जाता था कि ये घटना घटित हो चुकी है, उससे आप नॉर्मली एफ मान लेते थे, और जिस घटना की प्रायिकता आपको निकालनी रहती थी ना, उसको आप ई मान लेते थे। और फिर उसके लिए हम एक सिंबल बनाते थे कि अगर घटना एफ घटित हो चुकी है तो घटना ई की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, और इसका फॉर्मूला लगाते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेते थे। पूरी एक्सरसाइज में यही करा हमने। आज हमने स्टडी करना है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। आज क्वेश्चंस का टाइप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जरा कैसे चेंज हो जाएगा, यहां पर क्या होगा ना, यहां पर एक से ज्यादा घटनाओं की प्रायिकता अब आपसे पूछी जाएगी। देखिए ये मैंने पिछला क्यों रिवाइज करवाया, ताकि आपको उसमें और आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें डिफरेंस समझ में आ सके कम से कम। तो पिछली क्लास में जो पढ़ते थे उसमें क्या करते थे हम लोग कि इसी एक घटना को बता दिया जाता था कि ये घटित हो चुकी है, और एक दूसरी घटना दी जाती थी, उसकी प्रायिकता हमको मालूम कर लेनी होती थी बस। अभी जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वो ऐसे मिलने वाले हैं कि एक से ज्यादा घटनाएं हो रही होंगी एक साथ, और उनकी प्रायिकताएं आपसे पूछी जाएंगी। जैसे ई और एफ किसी सैंपल स्पेस की दो घटनाएं मैंने मान लिया। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि घटना ई भी हो रही है और घटना एफ भी हो रही है, तो दोनों की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। उसमें कैसा होता था, एक हो चुकी होती थी, तो एक के होने की प्रायिकता केवल आपको पता लगानी होती थी। जो हो चुकी होती थी उसकी प्रायिकता हमको मालूम नहीं करनी होती थी। इसमें क्या होता है, इसमें दो घटनाएं होंगी, तीन घटनाएं होंगी, उनके सब के होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता लगानी है। समझ रहे? और ये देखते हुए कि जो घटनाएं हो चुकी हैं उनको संज्ञान में लेते हुए आपको सबकी प्रायिकताएं पता लगानी होंगी। तो पिछली एक्सरसाइज में एक जो घटना हो चुकी होती थी उसको ध्यान में रखना होता था, पर उसकी प्रायिकता नहीं पता लगानी होती थी हमको। एक दूसरी घटना जो दी जाती थी उसकी प्रोबेबिलिटी हमको मालूम करनी होती थी। पर अभी इस एक्सरसाइज में क्या होगा, अगर एक से ज्यादा इवेंट हो रही हैं तो उनके सब के होने की प्रायिकता पता लगानी है, और हर घटना को ध्यान में रखते हुए। तो यहां पर क्या रूल बनेगा, क्या आपको फॉर्मूला बनेगा, वो मैं लिखता हूं, आप ध्यान से देखिए। उसके लिए हम मान लेते हैं कि माना ई व एफ किसी प्रतिदर्श समष्टि एस की दो घटनाएं हैं। माना ई व एफ किसी प्रतिदर्श समष्टि एस की दो घटनाएं हैं, तब दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता। क्या आपको अगर क्लास 11th में प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा भी आपको ध्यान होगा तो ये चीज़ याद आएगी कि अगर ई और एफ किसी सैंपल स्पेस के दो इवेंट हैं, तब दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता को हम रिप्रेजेंट किससे करते थे,
उसको रिप्रेजेंट किया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। फिर से देखो, दो घटनाएं अगर ई और एफ हैं किसी सैंपल स्पेस की, तो दोनों में से कम एक घटना की प्रायिकता हम ई यूनियन एफ से लिखते थे। दोनों घटनाओं में से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ से लिखते हैं, लेकिन दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ले लिखते हैं। इसका मतलब है या तो ई घटित हो रही होगी, या तो एफ घटित हो रही होगी, या दोनों घटित हो रही होंगी। कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता है ये, और ये दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता, इसमें ई भी घटित हो रही होगी, एफ भी हो रहा होगा, उन दोनों की प्रायिकता को हम इससे प्रदर्शित करते हैं। तो आज हमने कम से कम एक नहीं लिखा, दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता लिखा है, और इसीलिए उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमको इसी की वैल्यू निकालनी है। अब हाँ, ये हो सकता है कि जैसे दो घटनाएं, मैंने बोला कि दोनों घटित हो रही हैं, दोनों के घटित होने में थोड़े से पैटर्न में चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है? दोनों घटनाएं एक साथ भी घटित हो सकती हैं, और एक पहले होगी एक बाद में, ऐसे भी दोनों घटनाएं घटित हो सकती हैं। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है मेरी बात? कि दो घटनाएं हो रही कि नहीं हो रही? अब दोनों घटनाएं अगर घटित हो रही हैं तो उनके घटित होने का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। कैसे डिफरेंट हो सकता है? वो दो घटनाएं एक साथ भी घटित हो सकती हैं, एक साथ, और वो दो घटनाएं एक एक करके भी घटित हो सकती हैं। जैसे अगर हमारे पास ताश के 52 पत्ते हैं और मुझे 2 पत्ते निकालने हैं, तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं कि मैं 2 पत्ते एक साथ ही निकाल लूं, और मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं पहले एक पत्ता निकालूंगा, फिर उसको रख देंगे, फिर एक पत्ता निकाल लेंगे। एक एक करके, मतलब एक के बाद एक भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो घटनाएं घटित हो सकती हैं। इनमें से एक को हम बोलते हैं, एक को अंग्रेजी में तो सक्सेसिवली बोलते हैं एक को, और एक को साइमल्टेनियसली बोलते हैं। खैर, आप देखिए, अगर कहीं पर भी एक से ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, मैं 2 इवेंट्स की अगर बात करता हूं, 2 इवेंट्स की, तो ये 2 तरीके से आपकी हो सकती हैं। या तो ये सक्सेसिवली भी हो सकती हैं, सक्सेसिवली मतलब क्रम से, एक पहले घटित होगी फिर एक दूसरी बाद में घटित होगी, और एक दूसरी जो हो सकती है वो साइमल्टेनियसली भी हो सकती है आपकी। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ भी घटित हो सकती है, कि एक साथ ही हमने दोनों पत्ते खींच लिए वहां से, और हम जब हमको 2 ही पत्ते निकालने तो 2 तरीके तो हो सकते हैं ना, एक साथ भी 2 निकाल लेंगे तो साइमल्टेनियसली वाली हो जाएगी। अगर हम चाहेंगे तो पहले एक पत्ता निकाल के लेंगे और फिर एक पत्ता निकालेंगे, तो ये क्रम से हुआ, एक के बाद एक करके, तो ये सक्सेसिवली हो गया, क्रम से एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये भी हो सकता है। ये चीज समझ में आ गई? अगर 3 होंगे तो 3 में भी वो हो सकता है, एक साथ तीनों निकाल सकते हैं, और एक एक करके हम 3 निकाल सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अगर एक साथ घटना घटित हो रही है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर एक के बाद घटना एक घटित हो रही है तो इसमें भी 2 बातें हो सकती हैं। फिर इसमें कौन सी 2 बातें आ सकती हैं? इसमें ये 2 बातें आ सकती हैं, एक विद रिप्लेसमेंट हो सकती है और एक विदाउट रिप्लेसमेंट हो सकती है। एक इसमें विद रिप्लेसमेंट होती है और एक हो सकती है विदाउट रिप्लेसमेंट। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन के साथ, हिंदी में इसको कह सकते हैं प्रतिस्थापन के साथ, और इसको प्रतिस्थापन के बिना बोल सकते हैं, प्रतिस्थापन के बिना। इसका क्या मतलब है? अब देखो, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक के बाद एक निकाल रहे हो और 2 कार्ड्स हैं, तो आप ये भी कर सकते हो कि आपने गड्डी में से पहला एक कार्ड निकाला और उस कार्ड को
निकालने के बाद आप उसको फिर से रख देते हो, फिर आप दूसरा निकालते हो। आप दो ही तो निकालोगे, और दो निकालने में ये प्रोसेस आप यूज कर सकते हो कि पहले हमने गड्डी में से एक कार्ड निकाल लिया, निकाला, अब हमको दूसरा निकालना है तो हम ये वाला कार्ड रख देंगे उसमें, फिर दूसरा निकाल लेंगे, हो सकता है। इसको बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट। प्रतिस्थापन के साथ आप कर रहे हो। प्रतिस्थापन मतलब निकाला गया कार्ड दोबारा आप रखते हो, फिर दूसरा निकालते हो आप। और बिना प्रतिस्थापन के मतलब आपने एक कार्ड निकाला पहले, उसको अलग ही हटा दिया, बिल्कुल उसको बिल्कुल आपने अलग कर दिया, फिर आप दूसरा निकालने जा रहे हो। दोनों में डिफरेंस है। देखो, अगर गड्डी में पूरे 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स अगर हैं उस गड्डी में, अगर आप प्रतिस्थापन के साथ निकाल रहे हो तो क्या होगा आप जानते हैं। पहली बार में हमने कितने पत्तों में से एक निकाला, 52 में से एक निकाला हमने, और क्योंकि प्रतिस्थापन के साथ है तो मैं ये पत्ता फिर से रख दूंगा उसमें। अब हम दूसरा पत्ता निकालने जाएंगे, तो जब दूसरा निकालेंगे तो कितनों में से निकालना पड़ेगा, फिर 52 में से ही वो निकलेगा एक पत्ता, क्योंकि हमने तो रख दिया है। अगर प्रतिस्थापन के बिना यही होगा तो उसमें थोड़ा सा अलगाव आ जाएगा। किस प्रकार से अलगाव हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि अगर गड्डी में पूरे 52 कार्ड्स हैं तो जब आप पहला पत्ता निकालने जाओगे तो हम कितने में से एक निकाल रहे हैं, हम पहले तो 52 में से एक निकाल रहे हैं, और क्योंकि हम बिना प्रतिस्थापन के निकाल रहे हैं तो इसको दोबारा रखेंगे नहीं, इसको अलग हटा देंगे। अब हम वो अलग रखा है, देखो पहले गड्डी में कितने थे, 52, एक निकाल के अलग ही कर दिया, तो पहले तो हमने 52 में से एक निकालने गए थे। अब इसमें गड्डी में कितने बचे, 51। अब हम एक निकालने जाएंगे तो आप यही तो कहोगे कि अब हम 51 में से एक निकाल रहे हैं। तो प्रतिस्थापन के बिना जब आप करोगे तो उसमें ये बदलाव आ जाएगा। प्रतिस्थापन करते रहोगे तो हर बार 52 में से एक निकलता रहेगा। अगर प्रतिस्थापन के बिना करोगे तो पहली बार 52 में से एक निकलेगा, अगली बार 51 में से एक निकलेगा, अगली बार 50 में से भी एक निकलेगा, अगली बार 49 में से एक निकलेगा, ये चीज होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा इसमें। तो पत्ते को दो घटनाएं या दो से ज्यादा घटनाएं जब कभी होती हैं तो उनके होने की ये क्रियाविधि हो सकती है। वो इवेंट्स सक्सेसिवली भी हो सकती है, साइमल्टेनियसली मतलब एक समय में एक ही बार में हो सकता है। और अगर वो साइमल्टेनियसली हो रही है तब तो ऐसा कुछ चांस नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर इवेंट सक्सेसिवली हो रही है, एक के बाद एक आप वो कर रहे हो, पत्ता निकाल रहे हो, बॉल निकाल रहे हो, पासा फेंक रहे हो, सिक्का फेंक रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में दो बातें फिर से हो सकती हैं कि प्रतिस्थापन के साथ हो सकता है या प्रतिस्थापन के बिना भी ये हो सकता है। प्रतिस्थापन के साथ होगा तो बार बार आपको कार्ड निकालोगे, फिर रखना भी पड़ेगा। प्रतिस्थापन के बिना होगा तो कार्ड आप निकाल लोगे, दोबारा रखोगे नहीं उसमें, बॉल निकाल लेंगे, दोबारा रखेंगे नहीं उसमें। ये छोटी मोटी चीजें आपको ध्यान देनी है। लेकिन घटनाएं तो दोनों ही हो रही हैं, भले एक एक करके हों या एक साथ हों। समझ में आया? अच्छा, अब अगर दो घटनाएं और दोनों के घटित होने की प्रायिकता हमको चाहिए तो उस सिचुएशन पे ये सिंबल हम बनाएंगे और इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको फॉर्मूला खुद माइंड में छप जाएगा बिल्कुल, कैसे करना होगा। थोड़ा गौर से देखिए। आपको ई और एफ दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता आपको निकालनी है। अब अगर वो सक्सेसिवली हो रही हैं, एक के बाद एक घटना हो रही है, अगर घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं तो फिर आप क्या करोगे, आपको फॉर्मूला ये लगाना है। अब ई और एफ दो घटनाएं हैं और एक के बाद एक होना है उसको, तो या तो ई पहले होगी एफ बाद में होगी, और या तो फिर एफ पहले हो जाएगी तो ई बाद में होगी। ये बात कुछ समझ में आई आपको कि अगर दो घटनाएं हैं और एक के बाद एक हमको उनको निकालना है, एक के बाद एक हो रही हैं, तो अब दोनों में क्या हो सकता है, या तो घटना ई पहले हो जाएगी तो फिर एफ बाद में होगी, और अगर एफ पहले हो जाएगी तो फिर ई बाद में होगी, अगर एक एक करके हो रही हैं। अगर घटना ई पहले हो गई तो क्या होगा, पहले घटना ई होगी और उसके बाद घटना एफ घटित होगी। तो पहले अगर घटना ई घटित हो गई तो आपको क्या करना पड़ेगा, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता निकालनी पड़ेगी। घटना ई के घटित होने की प्रायिकता निकालनी पड़ेगी।
और घटना एफ भी तो घटित होनी बाकी है अभी, वो भी तो होगी। और के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन। अब कौन सी घटना घटित होगी, एफ। लेकिन जब घटना एफ घटित होगी ना, तब थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब घटना एफ घटित होगी तो उसके पहले घटना ई घटित हो चुकी है। जब ई घटित हो रही थी उसके पहले कोई घटना घटित हुई नहीं थी, वो पहली बार हुई थी, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखी है हमने। लेकिन जब घटना एफ घटित होने अब आ रही है ना, जब घटना एफ के घटित होने की बारी है तो हम जानते हैं कि घटना एफ घटित हो रही है, पर इसके पहले घटना ई घटित हो चुकी है। इसलिए घटना घटित कौन सी होने वाली है, एफ, पर हमें पता है कि इससे पहले कौन सी घटना घटित हो चुकी है, ई घटित हो चुकी है। और इसके लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर एफ घटना घटित हो चुकी है और ई की प्रायिकता पूछी जाएगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ लिखेंगे, और अगर एफ की प्रायिकता पूछी जा रही है, ई घटित हो चुकी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई लगाना पड़ेगा। और इस तरीके से इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा आपका। नहीं समझ में आई बात आपको, आया कि अगर दो घटनाएं ई और एफ हैं, दोनों की घटित होने की प्रायिकता पूछी जा रही है और दोनों अलग अलग घटित हो रही, एक के बाद एक करके ऐसा वो हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन पर दो कंडीशन बन सकती हैं, या तो पहले ई घटित होगी बाद में एफ घटित होगी, और या तो पहले एफ घटित होगी और बाद में ई होगी। तो अगर पहले ई होगी तो आपको ई की प्रायिकता निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद एफ होगी। तो अगर बाद में एफ होगी तो हम सबको तो ये तो पता है ना कि जब एफ होने आ रही है तो ई वाली हो चुकी है पहले, एफ की प्रायिकता जब ई हो चुकी है। अब ई हो चुकी है, एफ की प्रायिकता चाहिए, तो इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई तो लिखेंगे। और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि पहले घटना एफ घटित हो जाए। तो अगर पहले एफ घटना घटित हो गई तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिखेंगे, और उसके बाद घटना ई घटित हो रही है। तो उसके बाद जब घटना ई घटित हो रही है, तो अब जब घटना ई घटित होगी तो अब आपको ये मालूम है कि ई घटना घटित हो रही है पर इसके पहले एफ हो चुकी है, तो उसके लिए क्या सिंबल आप बनाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ऐसे भी ना ध्यान रहे, ये तो बेसिक चीज है, अगर ऐसे भी नहीं याद रहता है तो जो यहां पर आएगा ना गुणा में ये चीज नीचे आ जाएगी, बस ऐसे आप याद कर लो। नहीं समझ में आया बात, पर जो उसका रूल है, जो उसका बेसिक है, कहां से ये आ गया, ये इस तरीके से आता है। आप ये भी सोच सकते हो कि ये तो कोई आपने नई चीज नहीं बताई, बस ये मैंने कोई नई चीज नहीं बताई, मैंने बस वही बताया है जो हम कल आपको बता रहे थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर इसकी वैल्यू यहां से निकालें तो इधर गुणा में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। यही तो लिखा है, देखो। तो हमने कुछ नया नहीं बताया, वही चीज मैंने बताई है जो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 13.1 में पूरा यूज करते रहे, उसको हमने वही कहा है। पर तरीका तो आप देखो कि ऐसे करना है आपको, समझ आ रहे हैं आपको। तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा, और ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये जो कल हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे उसी से रिलेटेड आपका ये फॉर्मूला है। तो ये कब होगा, जब एक के बाद एक घटना घटित हो रही होगी, ठीक है। अगर एक साथ घटनाएं घटित होंगी, मान लिया दो घटनाएं हैं वो एक साथ घटित होती हैं, तो फिर उनमें ये कुछ होने की जरूरत ही नहीं है कि एक हो चुकी है अब दूसरी होने जा रही है, उसमें तो दोनों एक साथ हो जाएंगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी का तरीका अलग हो जाएगा फिर थोड़ा सा। अब कोई क्वेश्चन आएगा तो उस पर बताएंगे उस पर क्या हो सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, तो आप एक काम करिए, आप इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम इसके आगे की चीज़ें देखते हैं, ओके। और हो सके तो एक आध क्वेश्चन इस पर बेस्ड लगाते हैं ताकि ये चीज़ें आपको दिमाग में आए सारी की सारी, ठीक है। नोट करिए जल्दी से। देखिए इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 8 मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी किताब हो तो देखिए। लिखा हुआ है एक कलश में 10 काली और 5 सफ़ेद गेंदें हैं,
एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं ये हम। एक कलश है देखो हमारे पास, जैसा भी आप मान लो, उस कलश में क्या है, 10 काली और 5 सफेद गेंदे हैं। देखो 10 काली गेंदे हैं और 5 सफेद गेंदे हैं। 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है। देखो वही बात आई ना, कितनी गेंदें निकाली जा रही है, 2, पर एक के बाद एक निकाली जा रही है, मतलब सक्सेसिवली निकाला जा रहा है इनको। और पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है। मतलब जो हम पहली वाली गेंद निकाल देते हैं और फिर जब तक दूसरी नहीं निकाल लेते हैं तब तक हम उसको वापस नहीं रखते हैं। मतलब ये प्रतिस्थापन के बिना हो रहा है, प्रतिस्थापन के साथ नहीं हो रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट हम इस कर रहे हैं। बात समझ आ गई ना क्वेश्चन पढ़ के? अच्छा, मान लीजिए कि कलश में से प्रत्येक गेंद का निकलना समसंभाव्य है, मतलब कोई भी गेंद निकल सकती है। इसमें ये नहीं हो सकता कि एक गेंद ज्यादा मात्रा में बार बार निकलेगी, एक गेंद कम निकलने की चांस है। समसंभाव्य है, दोनों की संभावना समान है। मतलब चाहे वो ब्लैक बॉल हो चाहे वो व्हाइट बॉल हो, दोनों प्रकार की बॉल्स के कलश में से निकलने की जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो समान है उनकी। तो दोनों काली गेंद निकलने की क्या प्रायिकता है? आप 2 गेंद निकाल रहे हैं और दोनों ही गेंद कैसे बाहर आने चाहिए, ब्लैक कलर के। 2 घटनाएं हो गई कि नहीं हो गई, और एक एक करके हो रही है। तो पहली घटना हमने मान ली कि एक काली गेंद निकलने की है, और दूसरी घटना भी तो काली गेंद निकलने की है। दोनों बार तो काली गेंद आ रही है। नहीं समझ आया? आप देखो फिर से पढ़ो सवाल को। तो दोनों काले गेंद निकलने की क्या प्रायिकता है? आप एक एक करके 2 बॉल्स को वहां से ड्रॉ करोगे। पहली बार में निकलने वाली बॉल आप कैसी चाहते हो, ब्लैक कलर की। दूसरी बार में निकलने वाली बॉल भी आप कैसी चाहते हो, ब्लैक कलर की। तो 2 घटनाएं हो तो गई। एक को ई मान लो और दूसरी को क्या मान लो, एफ मान लो। तो माना ई है पहली बार में काली गेंद निकलने की घटना। पहली बार में काली गेंद निकलने की घटना, और एफ है दूसरी बार में काली गेंद निकलने की घटना, अब ये बताइए, ये चीजें समझ में इतना आया कि नहीं आया कि 2 घटनाएं हो रही हैं, एक एक करके हम 2 बॉल्स कलश में से बाहर निकाल रहे हैं, और दोनों ही बॉल्स हमको ब्लैक चाहिए। तो जब हम पहली बॉल निकालें तो भी ब्लैक आए, उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, फिर दूसरी बॉल निकालेंगे तब भी ब्लैक ही चाहिए मुझे। तो ई हमने मान लिया पहली बार में काली गेंद निकलने की घटना है, और एफ मान लिया दूसरी बार में काली गेंद निकलने की घटना है। हमको दोनों बार गेंदें काली चाहिए, इसलिए क्वेश्चन के मुताबिक हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू चाहिए। अब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू चाहिए तो अब आप याद करिए, पहले कौन सी घटित हो रही घटना, ये वाली। तो इसकी प्रायिकता हम क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। क्यों? क्योंकि इससे पहले तो कोई घटना घटित हुई नहीं अभी तक। अब दूसरी बार में कौन सी घटना घटित हो रही है, एफ। पर अब हमको पता है कि जब ये घटित हुई है उसके पहले ई वाली घटना घटित हो चुकी थी, एक काली बॉल निकाली जा चुकी थी। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, एफ अपॉन ई। तो अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो आपको ये दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी। ये निकाल लो, ये निकाल लो, वैल्यू लिख दो, आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब पहली बार में ही काली गेंद निकलने की प्रायिकता। अब ये मुझे बताओ टोटल बॉल्स कितनी है इसमें, 10 ब्लैक है 5 वाइट है, इसलिए टोटल बॉल्स हो गई 15, ठीक। और काली गेंद निकलने की प्रायिकता है, काली गेंदें कितनी हैं, 10। तो 10/15, 5 दूना 10, 5 तिया 15। ये समझ में आ गया।
अनुकूल परिस्थितियां, यानी कि ब्लैक वाले 10 थे तो 10 और कुल परिस्थितियां 15, 2/3 आ गई। अब हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E। F अपॉन E का मतलब क्या है? F अपॉन E का मतलब है कि जो पहली बार में गेंद निकली है वो काली है, निकल चुकी है, और अब फिर काली गेंद निकलने की प्रायिकता चाहिए। तो एक ब्लैक बॉल निकाली जा चुकी है, इसको जब हम देखा तो हमको ये समझ आया कि एक ब्लैक बॉल निकाली जा चुकी है, अब फिर से एक ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। और उस जो ब्लैक बॉल निकाली गई तो उसको रिप्लेस भी नहीं करा हमने, रखा भी नहीं है। तो अब बताइए, अगर आपने रिप्लेस नहीं किया है और फिर से ब्लैक बॉल ही चाहते हो तो आप कुल कितने लिखें? नीचे तो कुल लिखना पड़ेगा मुझे। कुल बॉल्स हमारे कलश में कितनी बचेंगी? 14, क्योंकि एक काली गेंद निकल के यहां से जा चुकी है और उसको रिप्लेस नहीं किया गया है। तो अब तो ब्लैक कितनी बची होंगी? 9। व्हाइट कितनी बची होंगी? पूरी 5। टोटल कितनी है? 14। तो कुल 14 है। और हमको ब्लैक बॉल चाहिए तो ऊपर ब्लैक का नंबर लिखेंगे। ब्लैक कितनी है हमारे पास? ब्लैक 9 बची है हमारे पास, तो 9/14 ये इसका आंसर आ गया। अब ये मत सोचिए आप कि इसमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E का मान निकाला गया है और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E लगाना चाहिए। वो जरूरी थोड़ी वो लगाओ, आपको मतलब समझ में आ रहा है। P ऑफ F अपॉन E का मतलब क्या है? एक बॉल काली निकल चुकी है, अब जो बची है उनमें से फिर से काली गेंद निकलने की प्रायिकता। नहीं समझ में आया? अच्छा, इसी में सोचो थोड़ा सा। इसी में अगर हम ये कहते प्रतिस्थापन के साथ हम निकाल रहे हैं, प्रतिस्थापन के साथ, तो क्या होता? जो ब्लैक बॉल हमने निकाली थी उसको फिर से हम इस पे रखते और अब काली गेंद निकाल रहे होते, तो अब टोटल कितनी बॉल्स होती? 15। और काली कितनी होती? काली 10 होती, तो उसकी भी कितनी आ जाती प्रायिकता? 10/15। इसकी भी 10/15, उसकी भी 10/15 आ जाती। लेकिन कब होता? अगर ये कहते कि प्रतिस्थापन के साथ होना है ये काम। समझ में आया? अगर इसको भी छोड़ो, अगर ऐसा ही रहता पर ये बोल देते कि दूसरी बॉल व्हाइट आई, दोनों बॉल ब्लैक मांग रहे ना। अगर प्रतिस्थापन के बिना ही करना होता हमको, पर दूसरी बॉल को व्हाइट मांगते तो क्या होता? तब इसकी प्रायिकता क्या आती? टोटल कितनी होती है उस समय? टोटल 14 होती है, एक निकल के जा चुकी ना। अब व्हाइट की प्रोबेबिलिटी, तो व्हाइट कितनी होती है हमारे पास? तो हमारा क्या आता है यहाँ पर? 5/14 आ जाता। इसको भी छोड़ो, अगर ये कहते कि व्हाइट बॉल चाहिए और प्रतिस्थापन के साथ है, तो हमने निकालते और फिर रख देते, तो टोटल कितनी हो जाती? 15। और व्हाइट बॉल चाहिए तो कितनी लिखते हैं हम? 5/15, फिर उसको लिखते। थोड़ा सा बस आपको सोचना है उसको कि अगर हम ऐसा करते तो क्या होता। हर बार तो कलश और गेंद लिए नहीं घूमेंगे ना हम सब जगह, उसको आपको इमेजिन करना है, उसको आपको सोचना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 9/14। और अब हम सूत्र लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E। दिस इज 2/3 इंटू 9/14। 2 सत्ते 14, 3 तिया 9। ये पूरा आंसर कितना आ जाएगा? 3/7। इसकी प्रायिकता निकल करके आ जाएगी। अब ये हमें बताएं कि ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? आई समझ में? अच्छा, और एक चीज़ देखो, हम चाहते कभी कभी क्या होता है ना, जब आप क्वेश्चन करने लग जाओगे, इसके करने लग जाओगे, तो ये फॉर्मूले वाला जो तरीका है ना, कभी कभी आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ रहा है। हम एक डायरेक्ट अप्रोच भी लगा सकते हैं उस पर, डायरेक्ट भी उस पर जा सकते हैं। डायरेक्ट अप्रोच कैसे कर सकते हैं आप देखो ध्यान से। फॉर्मूले का अगर फॉर्मूले के झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप फॉर्मूले के झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? आप थोड़ा सा इसको भूल जाओ, बस आप यही सोचो कि दोनों बार हमको कैसी गेंदें चाहिए? ब्लैक कलर की, और वो भी प्रतिस्थापन के बिना।
प्रतिस्थापन नहीं किया जा रहा है। तो पहली बार में हम एक काली गेंद निकालने गए, तो जब पहली बार में काली गेंद निकालने जाएंगे तो प्रायिकता क्या होगी, 10 बटे टोटल कितना 15, तो हमने 10 बटे 15 कर लिया, और क्योंकि दोबारा भी तो निकाल रहे हैं, उसको छोड़ तो रहे नहीं है, और तो गुणा कर दिया। दोबारा में काली निकालेंगे, अब हमने पहली बार में काली निकाल लिया है, अलग रख दिया, उसको रिप्लेस नहीं किया दोबारा, अब फिर हम काली निकाल रहे हैं। तो अब टोटल कितनी बची है हमारे पास, 14। काली चाहिए तो काली कितनी है, 9, तो इसलिए टोटल है 14, काली है 9। आप इतने बड़े पोर्शन से बच जाओगे पूरा, फॉर्मूला वगैरह सब छोड़ दो, डायरेक्ट अप्रोच भी आप लगा सकते हो उस पर। तो जब आप क्वेश्चन अभी आप सीख रहे हो, जब आप इसके क्वेश्चंस लगाने लग जाओगे ना, तो आपको यही अप्रोच ज़्यादा कन्वीनियंट लगने लगेगा, यही ज़्यादा सुविधाजनक लगने लगेगा। फिर बार बार अब एक बार ये निकालें, फिर हम वो निकालें, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये कहीं ना कहीं आप खुद फील करने लगोगे कि ये चीज़ हमको थोड़ी सी बड़ी पड़ रही है और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही है। डायरेक्ट अप्रोच से भी आप कर सकते हो ये काम। नहीं समझ में बात आई आपको, आया? इस तरह से इस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। सॉल्यूशन करने पर आंसर बहुआ इसका भी 3/7 ही आ जाएगा। अब इसमें एक छोटी सी चीज हम और आपको बताना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये तो इस क्वेश्चन की बात रही जिस क्वेश्चन में एक एक करके बॉल्स हमको निकालनी है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें एक एक करके नहीं, एक साथ दोनों बॉल्स निकालनी है, फिर उस समय क्या लगाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। सोच लीजिए कि जो क्वेश्चन आपका है, इसमें क्वेश्चन यही ले रहे हैं हम, पर इसका आखिरी का हिस्सा हम अपने आप से चेंज करे दे रहे कि इसमें ब्लैक बॉल्स कितनी है, 10 हैं। जो भी हमारे पास बर्तन है उसमें ब्लैक बॉल्स 10 हैं और वाइट बॉल्स कितनी है, 5। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं, हम दोनों गेंद एक साथ निकाल लेंगे और दोनों गेंद काली चाहिए हमको। ये थोड़ा सा मेंटलिटी में अपनी बनाओ। क्या करना है बताइए, कितनी ब्लैक बॉल्स हैं, 10, वाइट बॉल्स 5, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 15। हम कितनी निकालना चाहते हैं, 2। दोनों कैसी, ब्लैक, एक एक करके कि एक साथ, एक साथ। पैटर्न चेंज हो गया उसकी तुलना में इसका। अब कैसे करेंगे, अब आप ये मुझे बताइए, आप दोनों काली गेंदें चाहते हैं, तो जब पूरी गेंदें कितनी है, 15, प्रायिकता चाहिए मुझको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इसको भी ई इंटरसेक्शन एफ से लेंगे क्योंकि घटनाएं तो दोनों हो रही है ना। अब कैसे निकालेंगे, कुल क्या परिस्थितियां बनेंगे उसको नीचे लिखो। अब कुल परिस्थितियां कैसे सोचना है हमको, सोचना ये है कि कुल कितनी गेंदें हैं हमारे पास, 15। उन 15 में से कितनी निकालनी है आपको, 2 निकालनी है। तो 15 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं को चुनने की कितनी विधियां होंगी, 15 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं को चुनने की विधियां होंगी 15C2। कॉम्बिनेशन लगेगा क्योंकि क्रम का ख्याल यहां रखना ही नहीं है आपको, आपको तो चयन करना है केवल, तो कॉम्बिनेशन करोगे। आपको कौन सा क्रम से चयन करना है, आपको चयन करना है केवल, सिलेक्शन करना है केवल, एंड फॉर सिलेक्शन वी विल यूज कॉम्बिनेशन ओनली। तो 15 में से 2 बॉल्स का चयन करना था, तो 15C2 हमने लगा दिया इस पर। ठीक, इसके बाद अनुकूल क्या होंगी, अनुकूल कब होंगी, जब इन 5 में से 2 निकलेंगी कि या इन 10 में से 2 निकलेंगी। आपको दोनों गेंद कैसी चाहिए, ब्लैक कलर की, तो अनुकूल तो तब होंगी जब इन 10 में से ही दोनों निकल आए, तभी तो दोनों काली आएंगी। और अगर धोखे से भी इन 5 में से 2 आ गई तो हमारा तो काम ही सिद्ध नहीं हुआ ना। हम दोनों काली चाहते थे और आप दोनों सफेद निकाले बैठे हो, तो काम ही सिद्ध नहीं हुआ, क्वेश्चन ही नहीं हुआ हमारा। तो टोटल में से हम 2 चाहते हैं, पर वो 2 हम चाहते हैं काली में से 2। काली हमारे पास कितनी है, 10। उन 10 में से हम 2 चाहते हैं, ये हमारी अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। तो 10C2 हमने ऊपर लिखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। एनसीआर का फॉर्मूला याद है आपको, एनसीआर फैक्टोरियल एन इंटू फैक्टोरियल n - r। ठीक है,
इसमें लगाएंगे तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर मतलब 10 माइनस 2 अपॉन इसको सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 15 माइनस 2 फैक्टोरियल 13। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा। ये कब की बात है? जब आप दो बॉल्स ही निकाल रहे हो और लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली निकाल रहे हो। देखिए एक साथ एक ही बार में दोनों निकाले ले रहे हैं, उस समय प्रायिकता का ये तरीका हमारा हुआ करेगा। अब आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, जैसे कि मैं यहां पर आपको बता, अच्छा आप इसको नोट कर लीजिए, जगह होनी चाहिए ना, तो जगह पर बताते हैं, फिर उसको नोट कर लें जल्दी से। अभी आपने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी देखा है, अभी आपने पढ़ा ना, हमने एक रूल बताया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इसमें हमने कितनी घटनाएं लेकर के आपको बताया? 2 घटनाएं। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार 2 घटनाएं ही घटित होंगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी 3 घटनाएं घटे, ई एफ जी, पहले एक बॉल निकाली जाए, फिर एक निकाली जाए, फिर एक निकाली जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उस समय इस थ्योरम का रूप कैसा होगा, उस समय ये वाली थ्योरम किस फॉर्मेट में आपको दिखेगी, वो चीज हम देखना चाहते हैं। तो यदि 2 से अधिक घटनाओं के लिए प्रायिकता का गुणन नियम, दो से अधिक घटनाओं के लिए, 2 से अधिक घटनाओं के लिए प्रायिकता का गुणन नियम, प्रायिकता का गुणन नियम, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन 2 इवेंट्स, अगर 2 से ज्यादा घटनाएं हैं तो क्या होगा? देखो 2 घटनाओं में आपने क्या लगाया? 2 घटनाओं में आपने लिखा E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E। ये आपने लिखा, या आप F पहले कर लो तो फिर E बाद में करोगे। अगर 3 घटनाएं हो किसी प्रतिदर्श समष्टि S की, 3 घटनाएं अगर आपके पास हैं E, F और G, पहले E हो रही है, फिर उसके बाद F हुई, फिर उसके बाद G का नंबर आ रहा है, ऐसी सिचुएशन पर आपका यही जो फॉर्मूला होगा उसका क्या फॉर्मेट हो जाएगा? अगर ये आपको अच्छे से समझ आ गया है तो इसका भी अब आपसे बन जाएगा। सबसे पहले घटना E घटित हुई तो क्या लिखें? प्रोबेबिलिटी ऑफ E लिखें कि E अपॉन F लिखें, E अपॉन G क्या लिखें? सबसे पहले घटना E घटित हो रही है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E, उसके बाद घटना F घटित हो रही है तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E, क्योंकि मालूम है कि जब F घटित हुई है उससे पहले E वाली हो चुकी थी, तो हो चुकी तो लिखना पड़ेगा मुझे। अब उसके बाद G हो रही है, तो जब G वाली घटना घटित हो रही है तो सबको पता है कि उसके पहले तो 2 घटनाएं घटित हो चुकी हैं, E और F, तो अब उसको कैसे रिप्रेजेंट करिएगा आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ G अपॉन E इंटरसेक्शन F, ऐसे लिख देंगे। नहीं समझ में आया? आया? अच्छा, इसी में अगर एक चौथी घटना और शामिल कर दें हम, H, तो क्या लिख देंगे आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ H अपॉन E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G। ये सिंबल्स हैं, ये बनता चला जाएगा। समझ आ रहा है आपको? तो इस तरीके से बाकी अगर आप चाहें डायरेक्ट अप्रोच से आप जा सकते हैं, वो आपके लिए काफी इजी पड़ेगा। इस पर बेस्ड भी एक क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, देखिए कैसे लगेगा। आप नोट करिए फिर हम बताते हैं, या जगह तो है कर लेते हैं यार यहीं पर। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल 9 देखो भैया, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए, और अगर आपके सामने भी बुक है तो देखिए भी। लिखा है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी। 52 पत्ते हैं एक गड्डी में और वो अच्छे तरीके से फेंटा गया है। फेंटा गया मतलब उसको मिला दिए गए सारे कार्ड अच्छे से।
एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले जाते हैं। देखो लैंग्वेज पर ध्यान देते जाइए। कितने पत्ते निकाल रहे हैं, फिर से बताओ, टोटल कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते हैं। और उसमें से कितने पत्ते निकाले जा रहे हैं? 3 पत्ते निकाले जा रहे हैं। एक साथ निकाले जा रहे हैं कि एक एक करके निकाले जा रहे हैं? एक साथ। देखो पढ़ो, एक के बाद एक, तो एक साथ तीनों खींच रहे हैं कि पहले एक फिर दूसरा फिर तीसरा, पहले एक फिर दूसरा फिर तीसरा। ओके, अब ये भी बताओ, जब एक पहला आप निकालते हो, उसके बाद जब दूसरा निकालने जाते हो तो पहला रख देते हो कि नहीं रखते हो? पढ़ो, बिना प्रतिस्थापित किए लिखा है, मतलब दोबारा आप रखते नहीं हो। तो एक पत्ता निकालोगे, जो निकाल लोगे तो अलग ही रख दोगे, उसको आप दोबारा उसमें रखोगे नहीं जाके। ये भी ध्यान रखिए, हर एक शब्द पे जब आप गौर करोगे फिर आपको सॉल्व करना बेहद ईजी हो जाएगा। अब पहले 2 पत्तों का बादशाह और तीसरे पत्ते का इक्का होने की क्या प्रायिकता है? पहले 3 पत्ते निकाले, पहला वाला पत्ता कैसा आना चाहिए उस पे? 3 पत्ते अगर आपने निकाले हैं तो पहला पत्ता बादशाह, दूसरा पत्ता भी बादशाह चाहिए मुझे, चौथा पत्ता क्या चाहिए? नहीं, चौथा नहीं, सॉरी, तीसरा पत्ता इक्का चाहिए। सारी बातें क्लियर हुई? एक बार फिर से मुझे बताइए, आप किताब मत देखिए, आप मुझे बताइए क्या समझ में आया आपको? कितने पत्ते हैं टोटल? 52। अच्छी तरीके से फेंटे गए, मिला दिए गए, शफल कर दिया गया उनको। कितने पत्ते आप चाहिए निकाल रहे हो? 3। एक साथ तीनों निकाल रहे हो कि एक एक करके 3 निकाल रहे हो? एक एक करके 3 निकाल रहे हो। अब एक एक करके 3 निकाल रहे हो तो जब पहला निकाल लेते हो और फिर जब दूसरा निकालने जाते हो तो ये वाला रखते हो कि नहीं रखते हो? रखते ही नहीं है, तो हम ये वाला ठीक है, बिना प्रतिस्थापन के हो रहा है। अब उसमें भी जो पहला दूसरा तीसरा चाहिए वो कौन कौन से चाहिए आपको? पहला बादशाह चाहिए, दूसरा भी बादशाह चाहिए और तीसरा हमको इक्का चाहिए। क्वेश्चन आपको छप गया माइंड में, अब आप लगा सकते हो। 3 देखो, 3 घटनाएं माननी पड़ेंगी, ई, एफ और जी। यहां पर लिख देते हैं, माना घटना ई, घटना एफ और घटना जी। एक एक करके तीनों है, ये पहली घटना, ये दूसरी और तीसरी। मान लेते हैं कि ई क्या प्रदर्शित करती है? पहली बार में बादशाह आने की प्रायिकता। पहली बार में बादशाह निकलने की प्रायिकता, या निकलने की घटना, सॉरी, ये घटना है, प्रायिकता थोड़ी है, अभी तो घटना लिखेंगे इसमें। अच्छा, एफ क्या है? दूसरे पत्ते का बादशाह होने की घटना, दूसरे पत्ते का बादशाह होने की घटना। तो जी में क्या लिखें बताओ हमको? आप भी कुछ सोचो, कैसे लिखोगे आप? तीसरे पत्ते का इक्का होने की घटना। वेरी गुड। अब देखो ये चीजें आपको धीरे धीरे ना समझ में आने लगेंगी। तीसरे पत्ते का इक्का होने की घटना। ठीक, तीनों घटनाएं तो हमने ले ली। अब हमको तो तीनों पत्ते निकालने की प्रायिकता चाहिए। अगर तीनों पत्ते निकालने की प्रायिकता चाहिए, इसका मतलब आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, इसकी वैल्यू चाहिए। अब इसकी वैल्यू चाहिए तो बेटा इसका मान निकाल, इन तीनों के मान निकालने पड़ेंगे, इसको निकालो। एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, ये जो ऐसे लिखा रहता है ना, ऐसे लिखा रहता है, आप चाहें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन अगर लगा हुआ है तो आप उस इंटरसेक्शन को हटा करके ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी को ई एफ जी भी लिख सकते हैं। ऐसे भी हम इसको प्रदर्शित करते हैं, तो आप इसके बजाय ये भी लिख सकते हैं। और अगर कोई ऐसा लिख दे तो जान जाना कि ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका ऐसे लिखा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अपॉन ई एफ, ऐसे लिख सकते हैं ई एफ।
ठीक है ना, ये हम आपको बताना चाहते थे। खैर ये चाहिए तो ये सारी चीजें निकालो। अब सॉल्व करना शुरू करो भाई। सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब पहली बार आप निकालने गए हैं और पत्ता बादशाह का निकल रहा है, तो बताइए क्या प्रायिकता होगी। कुल कितने पत्ते हैं, तो 52 में से एक ही तो निकाल रहे हो, तो 52 ही आ जाएगा। और वो पहला पत्ता निकाला तो 52 में से है, वो पहला पत्ता है किस चीज का, बादशाह है। गड्डी में कुल कितने बादशाह होते हैं, 4, उन्हीं 4 में से एक निकलेगा। पूरी गड्डी में से हमने एक निकाला है तो 52 में से एक निकाला, पर हम चाहते हैं कि बादशाह आए, तो बादशाह कितने होते हैं, 4। इन 4 में से एक निकालोगे तो क्या बन जाएगा, 4/52, यानी कि 1/13। इतनी बात समझ में आ गई। आप दोबारा पत्ता रखते तो हो नहीं, निकालते हो फेंक देते हो, मतलब अलग रख देते हो। अब निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ F/E निकालो। इसका मतलब क्या है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ F/E अब जब हम लिखते हैं ना, तो अब हम इसमें वो सूत्र नहीं लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। वो दिन निकल गया, कल था वो दिन, आज दिन बदल गया, आज वो नहीं लगाएंगे। आज सोचना है, सोचने समझने के ले करके उसके अकॉर्डिंग काम करना है कि इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। मीनिंग है कि पहली बार में बादशाह निकल के हट चुका है। गड्डी में से पूरे 52 पत्ते थे जिनमें 4 बादशाह थे, तो एक बादशाह निकाल के हमने अलग रख दिया। अब अगर पूरी गड्डी में से कोई पूछेगा कितने पत्ते बचे हैं तो क्या बताएंगे, 51। और बादशाह कितने बचे हैं, 3 बचे हैं। ठीक है, तो इसमें हमको पता लग रहा है कि एक बादशाह आप निकाल चुके हैं, तो दोबारा में बादशाह निकालने की प्रायिकता बताओ क्या होगी, कर लो। अब कुल कितने पत्ते हैं आपके पास, 51, तो वो 51 यहां लिख दोगे। और बादशाह चाहिए तो बादशाह कितने हैं, तो वो 3 यहां लिख दोगे। अब 3 से 51 काटोगे, 1/17, 17 यहाँ 51। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, G/E इंटरसेक्शन F चाहिए। अब हमको इसका मतलब क्या है, मतलब सोचिए। मतलब है कि पहली बार बादशाह और दूसरी बार बादशाह, मतलब गड्डी में से 2 बादशाह निकल चुके हैं। अब हमको जो प्रायिकता चाहिए वो इक्का निकलने की चाहिए, अब बादशाह की नहीं चाहिए, जी इक्का होने की घटना है। तो गड्डी में से 2 बादशाह हट चुके हैं और अब आपको इक्का निकालने की प्रायिकता चाहिए। अब बताइए गड्डी में कुल कितने पत्ते बचे हैं, क्लियर, 50 पत्ते बचे हैं। इक्के कितने बचे हैं, 2, 3, 4, कितने इक्के बचे हैं। आपने 2 बादशाह निकाल लिए तो इक्के कितने बचे हैं, इक्के तो भाई अभी भी 4 हैं। इक्के 2 क्यों बचेंगे, आपने उसके पहले 2 बार जब निकाला है तो क्या निकाला है, बादशाह निकाला है आपने, इक्के को तो टच नहीं करा ना। इक्के कितने बचे हैं, अभी भी 4 हैं, इसमें पूरे के पूरे 4 बरकरार हैं, तो 4/50 आ जाएगा। नहीं समझ में आया। अब आप फ्लो में कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इसमें 4 हुआ, इसमें 3 हुआ, बोले हर जगह एक घट रहा है, ऊपर भी नीचे भी, तो यहाँ 52, 51, 50, 4, 3, 2 मार दिया लिख के, आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। सोचिए कि तीसरी बार में आप, पहले 2 बार में आपने बादशाह निकाले हैं, पर तीसरी बार आप बादशाह नहीं निकाल रहे हो, तीसरी बार आप इक्का ड्रॉ कर रहे हो वहां से, और इक्के तो अभी भी 4 के चारों रखे हैं उस पर, तो वो 4/50 आएगा, यानी कि 2/25। इसकी वैल्यूज आ गई, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F/E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G/E इंटरसेक्शन F। इनकी वैल्यूज निकाल के हम लाए हैं 1/13, 1/17, 2/25। बस आपको जैसे ही गुणा करवाओगे आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। कितना आएगा, ऊपर तो बेटा 2 ही आएगा, नीचे का गुणा करवा लो भाई आप।
17 तिया 51, 17 कम 17 5 22 गुणे 25, 25 एक कम 25 की 5, हासिल लगे 2, 25 दूना 50 और 2 52, हासिल लगे 5, 25 दूना 50 और 5 55, 2/5525 ये प्रोबेबिलिटी निकलेगी इसकी, जिसका ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। ये एग्जाम्पल नंबर हमने 9 सॉल्व किया है। अब ये बताओ आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ये आप ऐसे करते जा सकते हो और आप चाहो डायरेक्ट अप्रोच से भी जा सकते हो। आप ये मत करिए, सिंपल सी बात कर सकते हो। पहली बार में क्या हुआ, हमने बादशाह निकाला तो 4/52, अब एक पत्ता निकाल के हटा ही दिया पूरा का पूरा, तो उधर एक बादशाह कम हो गया, पूरी गड्डी में एक पत्ता भी कम हो गया। तो अब अगली बार बादशाह निकालोगे तो 3/51 लिखना पड़ेगा। फिर अब 2 पत्ते कम हो गए पूरी गड्डी में से और बादशाह में से 2 पत्ते कम हो गए। अब अगली बार हमें इक्का चाहिए, तो इक्के तो अभी भी चारों के चारों हैं उसमें, तो 4 बटे और पत्ते 2 कम हो गए, वो 50 लेना पड़ेगा। डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हो आप, ऐसे भी सिंबल से बना के भी जा सकते हो। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं, स्वतंत्र घटनाएं किन्हें कहते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स किसको कहा जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से इन्हें। स्वतंत्र घटनाएं किसको कहेंगे, ये अभी पढ़ेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी में। देखिए स्वतंत्र घटनाओं के बारे में यहां हमने लिखा हुआ है, स्वतंत्र घटनाओं को अंग्रेजी में इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोला जाएगा। वैसे नाम से ही ना काफी कुछ झलकता है। स्वतंत्र, अगर यहां एक से ज्यादा घटनाएं घटित हो रही हैं, तो अगर 2 घटनाएं हैं तो 2 की दोनों घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ना तो इसका कोई इफेक्ट इस पे पड़ेगा और ना तो इसका कोई इफेक्ट इस पे पड़ेगा। सिंपल सी चीज है। स्वतंत्र का मतलब ही ये होता है कि एक घटना का असर दूसरी घटना पर नहीं पड़ेगा, तो ऐसी घटनाओं को हम बोलेंगे स्वतंत्र घटनाएं। देखो, यदि ई व एफ इस प्रकार घटनाएं हैं कि, इस प्रकार की घटनाएं हैं, यदि ई व एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि किसी एक घटना के घटित होने की सूचना दूसरी घटना की प्रायिकता पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। मतलब अगर कोई घटना घटित हो भी चुकी पहले, उसके बाद दूसरी घटना घटित होने जा रही है, पर जो घटना पहले घटित हो चुकी है उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है इस पे, तो ऐसी सिचुएशन पर ये जो दोनों घटनाएं घटित हुई हैं ना, उनको हम बोलेंगे कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। कुछ थोड़ा सा समझ आया आपको? फिर से सुनिए, अभी जब एक एग्जाम्पल मैं इसका दूंगा सब बढ़िया क्लियर हो जाएगा। क्या कि फिर से सुन लीजिए, स्वतंत्र घटनाएं किसको बोलेंगे। जैसे किसी सैंपल स्पेस की 2 घटनाएं हैं ई और एफ। पहले घटना ई घटित हुई, उसके बाद घटना एफ घटित हुई, एक के बाद एक हुई। जब घटना ई घटित हुई तो वो पहले हो चुकी, अब दूसरी बार घटना एफ घटित होने जा रही है। लेकिन हम देखते क्या है कि जब घटना एफ घटित होती है, उस पर, उसकी प्रायिकता पर, या वो जो घटना घटित होती है उसकी प्रोबेबिलिटी पर पहली जो घटना घटित हो चुकी है ना, उसका कोई असर ही नहीं आ रहा है। वो पहले घटित होती नहीं होती कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी जो घटनाएं होती हैं, ऐसी घटनाओं को हम स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल सुनिए, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। अभी एक बॉल वाला एग्जाम्पल हमने लिया था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मेरे पास 10 ब्लैक बॉल्स हैं और मेरे पास 5 वाइट बॉल्स हैं। ठीक, अब हमने आपको बोला कि एक एक करके 2 गेंदें हमको निकालनी है, एक के बाद एक, और प्रतिस्थापन के साथ। अभी तक जो क्वेश्चन लगाया उसमें प्रतिस्थापन नहीं होता था, विदाउट रिप्लेसमेंट हम लोग करते थे। एक बार जो बॉल निकाल लिया उसको दोबारा वापस रखते नहीं थे। 9 नंबर एग्जाम्पल पे हमने एक बार जो कार्ड निकाल लिया उसको दोबारा रखा नहीं गड्डी में। ऐसे ही अगर इसके बारे में सोचिए कि 10 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 वाइट बॉल्स हैं हमारे पास, एक एक करके 2 गेंदें हमको निकालनी है, एक एक करके 2 गेंदें निकालनी। अच्छा पहले ये बताओ, हटाओ, पहले ये बताओ ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। एक काली गेंद निकलने की प्रायिकता क्या मिलेगी आपको?
टोटल कितनी है 15, काली गेंदें कितनी है 10, 5 दूना 10, 5 तियां 15। ये एक काली गेंद की निकलने की प्रायिकता है। एक सफेद गेंद निकलने की प्रायिकता बताओ क्या होगी। इसको छोड़ दो, मान लिया हम काली नहीं निकाल रहे हैं, हम सफेद निकाल रहे हैं, तो एक सफेद गेंद निकलने की प्रायिकता क्या आएगी 5 बटे और टोटल कितनी है 15, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1 बटे 3। ये समझ आया कि नहीं। अब ये भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब सोचो कि दो घटनाएं हो रही हैं, पहली बार में ब्लैक बॉल निकल रही है और दूसरी बार में व्हाइट बॉल निकल रही है। पहली बार में कौन सी गेंद निकल रही है ब्लैक, और दूसरी बार में व्हाइट बॉल निकल रही है। और लेकिन इस बार हम निकाल रहे हैं प्रतिस्थापन के साथ, जो बॉल हम निकालते हैं उसको रख भी देते हैं, देखो हम, ठीक है। तो अब मुझे बताइए दोनों के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। ब्लैक एंड व्हाइट दोनों के गेंद निकलने की प्रायिकता क्या आएगी। तो पहले कौन सी गेंद आपने निकाली ब्लैक, तो ब्लैक वाली के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसका फॉर्मूला अगर बनाओगे तो क्या बनेगा, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल, और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ आएगी W/B। क्यों, क्योंकि उसके पहले ब्लैक निकल चुकी है, तब व्हाइट की प्रोबेबिलिटी आप निकालने गए हो, ठीक है। ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ। पहले सबसे पहले हम ब्लैक बॉल निकालने गए, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। टोटल कितनी बॉल्स हैं 15, ब्लैक वाली कितनी है 10। और मैंने आपको कंडीशन बताई है कि हम प्रतिस्थापन के साथ निकाल रहे हैं। हम एक बॉल निकालेंगे और जब दूसरी निकालने जाएंगे उससे पहले ये वाली रख भी देंगे उस पर। तो हमने ब्लैक बॉल निकाली, प्रोबेबिलिटी क्या मिली 10/15। अब हम व्हाइट निकालने जा रहे हैं, तो इसको रखो पहले उसमें, फिर रख दिया। आप बताओ व्हाइट निकालने गए, ब्लैक तो निकली थी ना पहले, ऐसा तो था नहीं कि निकाला नहीं था हमने निकाला था, बट हम विथ रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट के साथ ये काम कर रहे हैं। अब W की यानी कि व्हाइट की प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए। अब बताइए टोटल बॉल्स आपके कलश में कितनी है। अब 15 है, क्योंकि आपने तो रख दिया ना उसको, तो 15 है। व्हाइट वाली कितनी है, व्हाइट वाली 5 है, तो यहां पर हम 5 लिख देंगे। अब आप ये मुझे बताओ देख करके, यहां पर क्या किया हमने, यहां पर हमने क्या किया कि ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या आई 10/15, व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई 5/15। और यही तो प्रोबेबिलिटीज उस समय आ रही थी जब हमने एक एक निकाली थी केवल। और आज पहले हमने ब्लैक निकाली अकेले, तो 5/15 प्रायिकता। फिर हमने अगर केवल व्हाइट निकाली तो 10/15, और केवल व्हाइट निकाली तो 5/15 आई। अब हमने दोनों निकाली हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट के साथ निकाला है, उसके बावजूद भी आप देखिए कि इनकी प्रोबेबिलिटीज वही आ रही हैं जो पहले आ रहे थे। कोई इफेक्ट आया क्या, जबकि पहले ब्लैक निकाली थी आपने, पर उस ब्लैक के निकलने का कोई इफेक्ट नहीं है व्हाइट के निकलने में। इसलिए ऐसी सिचुएशन पर ये दोनों ही घटनाएं कैसी घटनाएं कही जाएंगी, स्वतंत्र घटनाएं कही जाएंगी। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको तो हमने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये एक्चुअली वैल्यू किसकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ W/B की, पर आप देखो कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ W के ही तो बराबर है, तो क्या हम इसकी जगह लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ W। देखो ना 5/15 किसका मान है, प्रोबेबिलिटी ऑफ W/B का, प्रोबेबिलिटी ऑफ W/B की वैल्यू है, लेकिन इसकी वैल्यू तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W के ही बराबर आई है ना, देखो आप। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ W लिख सकते हैं। लेकिन ये कब पॉसिबल हो पा रहा है, जब दोनों घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो W और B जब दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, तब इसकी वैल्यू देखो किसके बराबर आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W। या हम ये कह सकते हैं कि जो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं उनमें W/B का मान W के बराबर आएगा, B/W का मान B के बराबर आ जाएगा, ये चीज हो जाएगी।
तो स्वतंत्र घटना का मतलब समझ पाए कुछ आप? नहीं समझ में आया? आया? पहले काली गेंद निकाली गई, दो घटनाएं घटी बारी बारी से, पर पहली वाली जो हमने ब्लैक बॉल निकाली थी उसका इतना सा भी इफेक्ट दूसरी बार व्हाइट बॉल निकालने में मुझे नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं बोल सकता हूं दैट बोथ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दोनों ही घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं। एक तो स्वतंत्र घटनाएं समझा हमने, आपने भी समझा। दूसरी चीज, स्वतंत्र घटनाओं से रिलेटेड एक रूल भी मालूम पड़ा मुझे कि अगर दो घटनाएं स्वतंत्र हैं तो दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता उन दोनों घटनाओं के अलग अलग घटित होने की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर आता है। ये रूल भी पता चला मुझे। तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि अगर E और F दो घटनाएं स्वतंत्र हैं, पहला रूल तो मैं ये बनाना चाहूंगा, अगर E और F स्वतंत्र हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F की वैल्यू क्या आएगी बताओ? अगर E और F स्वतंत्र हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F की वैल्यू क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E आएगी, तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E की वैल्यू क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ F के बराबर आएगी। वहां से देख लो, ठीक। अगर ये हुआ है, पर ध्यान रहे ये तभी पॉसिबल है जब दोनों घटनाएं कैसी होंगी? स्वतंत्र होंगी, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये है तो फिर इस फॉर्मूले का क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, इसका फॉर्मूला क्या होता था? एक फॉर्मूला इसका होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E, और इसी का एक फॉर्मूला होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F। इसके दो सूत्र बने थे ना शुरुआत में, अगर E पहले घटना हो जाएगी तो बाद में F होगी, अगर पहले F हो जाएगी तो बाद में E होगी। अब इनकी वैल्यूज अगर मैं लिख दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, तो ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E है, बट ये क्या है? F अपॉन E, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F है। समझ आया? ऐसे इस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F है, पर ये क्या है? ये तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अब हमको एक बात समझ में भी आ गई कि अगर दो घटनाएं स्वतंत्र हैं तो कब हो सकती हैं, और अगर दो घटनाएं स्वतंत्र हैं तो उन दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता उन दोनों की अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होगा। नहीं समझ में बात आई? इस तरीके से ये एक रूल भी बन गया हमारा। देखो, तो आई होप कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब इस पर बेस्ड ना एक आधी क्वेश्चन लगाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरेंस आएगा, माइंड में भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 सॉल्व करते हैं। लिखा है एक पासे को एक बार उछाला जाता है। जब आप एक पासे को एक बार उछालोगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6। घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य है को E से, और पासे पर प्राप्त संख्या सम है को F से निरूपित करते हैं। घटना E से किसको निरूपित करते हैं? पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य है। पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य है, ठीक। तो बताओ E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 का अपवर्त्य मतलब 3 का भाग लग जाना चाहिए उस पे। एक तो 3 आ जाएगा, एक 6 आ जाएगा, ठीक। घटना F किसको बता रहे हैं? पासे पर प्राप्त संख्या सम है, तो F है पासे पर प्राप्त संख्या सम है। तो बताइए F में S के कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? 2 4 6, सम चाहिए ना, तो 2 4 6। अब आगे लिखा है तो बताएं क्या घटनाएं E और F स्वतंत्र हैं? अब देखो ध्यान से,
ई और एफ अगर स्वतंत्र होंगी, अगर ई और एफ स्वतंत्र होंगी, तो अभी आपने एक रूल पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर आ जाना चाहिए। ये तीनों मान निकालो और रख के देखो क्या बराबर आते हैं। पहले आप ई इंटरसेक्शन एफ कर लो भाई, ई इंटरसेक्शन एफ करोगे तो ये क्या आएगा 6। अब बताओ मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान क्या आएगा। ई है ये, कितने इसमें एलिमेंट्स हैं 2, टोटल कितने हैं 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 2/6, मतलब 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालो, एफ में कितने एलिमेंट है 3, कुल कितने हैं 6, तो अपॉन 6, ये कितना आ गया 1/2। ठीक, अब निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट हैं 1, टोटल कितने हैं 6, तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब आप देखें यहां 1/3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/6। अगर हम 1/3 और 1/2 को मल्टीप्लाई करें तो 1/6 के बराबर आएगा। 1/3 किसकी वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, 1/2 किसकी वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, 1/6 वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। क्या पता लगा आपको, ई और एफ स्वतंत्र हैं। घटनाएं ई व एफ स्वतंत्र हैं, हमको पता लग गया। आपको लगा कि नहीं लगा? ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। इसी के बाद तुरंत एग्जाम्पल नंबर 11 लगा हुआ है, उसमें क्या पूछा जा रहा है उसको देखिए। एक अनभिन्नत अनबायस्ड पासे को 2 बार उछाला गया है। अनबायस्ड पासा मतलब जिस पासे के हर सरफेस पर अलग अलग नंबर लिखा होगा, 2 बार उछाला जाता है पासे को। अब आप खुद बताओ, अगर पासे को 2 बार उछाला जाएगा तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे टोटल 36। सबको मालूम है ये? ठीक, हम पूरा सैंपल स्पेस नहीं लिख रहे हैं, केवल उसका नंबर लिखे ले रहे हैं। मान लें ए घटना पहली उछाल पर विषम संख्या क्या प्राप्त होना। जो घटना ए है वो क्या है, पहली उछाल पर विषम संख्या का प्राप्त होना। अब देखो 36 में से कितनी घटनाएं ऐसी होंगी जिनमें विषम संख्या पहले वाले में आएगी। एक वाले देखो, आप कौन कौन सी लाइन बनाते थे, 1 वाली लाइन बनती थी, 1 1 1 2 1 3 ऐसे बनती थी, फिर 2 1 2 2 2 3 2 6 तक बनती थी, फिर 3 1 3 2 3 3 3 6 तक बनती थी, फिर 4 1 4 2 ऐसे 5 वाली 6 वाली ऐसे लाइन बनती थी। थोड़ा सा याद करिए कि ए में आपको कौन सी लेनी जिनका पहला अवयव कैसा हो, पहली उछाल पर विषम संख्या, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट उनका विषम होना चाहिए। तो कौन कौन से लेंगे, एक तो 1 वाले सारे ले लेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये 6 हो गए। फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 ले लिया, 12 हो गए। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 ले लिया, 18 हो गए। इतने एलिमेंट होंगे जिनमें पहली उछाल में कौन सा नंबर होगा विषम। तो आप मत लिखिए पूरे को, आप सीधे इनका नंबर लिखिए। ये कितना आ जाएगा 18 एलिमेंट आएंगे। और बी घटना द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होने की है। दूसरी उछाल में विषम आएगा तो उसमें भी तो 18 ही आने चाहिए मुझे लगता है। तो बी में कितने एलिमेंट होंगे 18 एलिमेंट, टोटल 36 एलिमेंट। ए में 18 एलिमेंट, बी में 18 एलिमेंट। घटनाओं ए और बी के स्वतंत्र का परीक्षण कीजिए, मतलब ये टेस्ट करिए कि दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं कि नहीं है। लेकिन बउआ हो उसके लिए आपको ए इंटरसेक्शन बी में भी तो घटनाएं चाहिए कि कितनी आएंगी। अब देखो ए क्या रिप्रेजेंट करती है, जिसका पहली उछाल में विषम हो। बी क्या रिप्रेजेंट करती है, दूसरी उछाल में विषम हो। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, जिसकी दोनों उछाल में विषम हो। नहीं समझ में आया भाई, ए क्या रिप्रेजेंट करता था, पहली उछाल में विषम,
बी क्या रिप्रेजेंट करता था, दूसरी उछाल में विषम, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या करेगा, दोनों उछाल में विषम। अब दोनों उछाल में विषम मतलब 1 1 3 3 5 5, यही वाले तो ले सकते हैं। फिर तो हम नहीं समझ में आए कितने एलिमेंट आएंगे, या आप एक काम करो, ऐसे तो कम दिमाग में आ रहा है, आप थोड़ा सा लिख लो जरा, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। देखो ए में कौन से आएंगे एलिमेंट, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ये ए वाले आ गए। पहली उछाल देखो सब में विषम होगा, बी दूसरी उछाल में विषम, दूसरी उछाल में विषम वाले आएंगे, तो ये भी तो आएगा 1 1 1 3 1 5, फिर इसके बाद 2 1, भाई बी जो है द्वितीय उछाल पर विषम संख्या, 2 1 2 3 2 5 3 1 3 3 3 5 4 1 4 3 4 5, फिर आएगा 5 1 5 3 5 5, फिर 6 1 6 3 6 5, 4 चौके 16 2 18, इसमें भी आ गए। अब हमको ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, ए और बी में जो कॉमन होंगे, तो ए और बी में कौन से कॉमन होंगे, देखो एक तो ये वाला कॉमन होगा 1 1, हाँ जिसमें दोनों विषम हो, तो हमारा 1 1 भी आएगा 1 3 भी आएगा। देखो पहली बार हम गलत कर रहे थे, हम केवल डबलेट्स देख रहे थे, 1 1 2 2 3 3 4 4 ये देख रहे थे, नहीं 1 1 3 3 5 5, इसलिए मुझे लगा 3 एलिमेंट आएंगे, पर मुझे क्या लेने हैं जिसमें पहला वाला भी विषम हो और दूसरा वाला भी विषम हो, तो 1 1 1 3 1 5, फिर 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5, बस इतने आएंगे जिसमें आप देख सकते हैं दोनों उछाल में विषम नंबर ही मिलेगा, दोनों विषम 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 सब। ये कितने बने टोटल 9, ये 9 एलिमेंट्स बन जाएंगे। अब तो समझ आया ना आपको। अच्छा अब प्रोबेबिलिटीज निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो पहले, तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, 18/36 करोगे 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, दिस इज अगेन 18/36 एंड दिस विल बी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, 9/36 1/4। अब क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर आ रहा है, आ तो रहा है वैसे, देखो 1/2 गुणे 1/2 करोगे तो 1/4 आ जाएगा, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और अगर ऐसा आ गया तो ए और बी कैसी होंगी, स्वतंत्र। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। आप अगर लिख लेते हैं तो ये तो ज़्यादा चीज़ दिमाग में रहती है। फिलहाल यहाँ से मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगा था, इसलिए मैंने लिख लिया तो थोड़ा सा आसान हो गया मेरे लिए। ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है।
चलो आप इसको नोट करो, फिर 12 नंबर करते हैं। एग्जाम्पल 12, 3 सिक्कों को उछाला गया। सबसे पहले जैसे ही आपको पता चला कि 3 सिक्के उछाले गए, बस आप सैंपल स्पेस बना डालो। पहले तो तीनों में हेड आ सकता है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, फिर हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, और फिर टेल टेल हेड, और फिर तीनों टेल। 3 सिक्के उछाले गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम्स मिलेंगे। अब देखो घटना ई, एफ और जी कुछ मान रहे हैं। वो क्या बोला उन्होंने? मान लें ई घटना 3 चित या 3 पट प्राप्त होने की है। ई घटना किसको रिप्रेजेंट करती है? 3 चित हो तो वो भी ले लो, और 3 पट हो तो वो भी ले लो। 3 चित ये हैं एच एच एच, 3 पट भी है टी टी टी। ये ई घटना हो गई। घटना एफ के बारे में देखिए क्या कहा जा रहा है। घटना एफ न्यूनतम 2 चित प्राप्त होना, मतलब 2 चित वाले भी ले लो और 3 चित वाला भी ले लो। 2 चित इसमें है एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच एच टी एच टी एच, टी एच एच, और तीनों चित वाला भी ले लो एच एच एच। न्यूनतम 2 चित बोला ना उसने, मतलब समझ आए ना? न्यूनतम 2 चित का मतलब 2 चित वाले भी लो, 3 वाले भी ले लो। ठीक है, जी के बारे में क्या कहा जा रहा है? अधिकतम 2 पट, अधिकतम 2 पट, पट मतलब टेल, अधिकतम 2 टेल चाहिए, मतलब 2 टेल वाले लो, 1 टेल वाला भी ले लो, और 1 भी टेल जिसमें नहीं है वो भी आप ले सकते हो। तो 2 टेल वाले भी चाहिए हमको, फिर 1 टेल वाला चाहिए। अरे केवल यही छूटेगा, बाकी सब ले लिए जाएंगे। तो हम ले लेंगे एच एच एच, इसमें 1 भी टेल नहीं, ये भी ले लिया जाएगा। एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच। ये हमने जी में ले लिया। सब में देखो ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल वाले मिलेंगे, 1 टेल वाला भी होगा, और जिसमें 1 भी टेल नहीं है वो भी होगा। अब पूछा क्या जा रहा है? युग्म ई एफ, ई जी और एफ जी में कौन कौन से स्वतंत्र हैं? तो क्या आप पता नहीं लगा सकोगे इस पे? 3 पेयर दिए गए हैं। देखो एक पेयर दिया गया ई और एफ का, दूसरा पेयर हमको दिया गया एफ और जी का, और ई और जी का, और तीसरा ई और जी का है भाई, ई और जी। देखो सब हो गए कि नहीं? ई एफ वो है, एफ जी ये है, ई जी ये है। अब ये आपको पता लगाना है ई और एफ में ये स्वतंत्र है कि नहीं, फिर एफ जी में पता लगाओ ये स्वतंत्र है कि नहीं, फिर ई जी में पता लगाओ ये स्वतंत्र है कि नहीं। कर पाएंगे आप? क्या करना है बताइए? इसका एक का बताओ। आप सबसे पहले क्या निकालोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताइए कितनी आएगी? ई में 2 एलिमेंट है, टोटल है 8, तो 2/8, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ में कितने एलिमेंट हैं? 4, कुल कितने हैं? 8, तो 4/8, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा? ई और एफ का पहले इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा आपको। ई और एफ का इंटरसेक्शन, एक ही एलिमेंट इंटरसेक्शन में तो आएगा, एच 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 वाला आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/8। हमने ई की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, एफ की निकाल ली, इंटरसेक्शन एफ की निकाल ली। अभी आपको इन दोनों को गुणा करके देखना है। अगर इसके बराबर आ जाएगा तो लिख देंगे कि ई और एफ क्या है? स्वतंत्र है। अगर बराबर नहीं आएगा तो लिख देंगे ई और एफ स्वतंत्र नहीं है। यही इसमें करना है, यही इसमें करना है। तो अब क्या आपको लगता है कि हम बताएं आपको? आ जाएगा? ठीक है, ये हमने कर लिया। कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन हमने कर लिया 12 नंबर। 13 नंबर इसको नोट करिए, फिर करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध कीजिए कि यदि ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ई और एफ डैश भी स्वतंत्र होंगी। ये आपको प्रूव करना है। देखो, सबसे पहले उन्होंने दिया क्या आपको, उन्होंने बोला कि अगर ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये चीज उन्होंने दिया है। एग्जाम्पल नंबर 13 हमको दिया गया है, क्या दिया गया है कि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब बताओ, अगर ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भाई उन्होंने यही तो बोला कि सिद्ध करिए कि अगर ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, मतलब ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं, वो बता दिया उन्होंने हमको बातों बातों में। तो अगर ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इसकी वैल्यू इसकी इक्वल आ जानी चाहिए। फिर तो ये हमको दिया गया है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ई और एफ डैश भी स्वतंत्र होंगी। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ई व एफ डैश कैसी घटनाएं होंगी? स्वतंत्र होंगी। अब ध्यान से देखो, अगर ई और एफ डैश स्वतंत्र होंगी तो आपको नहीं लगता है कि ये आ जाना चाहिए ई इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। आपको सिद्ध करना है कि ई और एफ डैश स्वतंत्र होंगी। अगर स्वतंत्र होंगी, इसका मतलब हमको ये सिद्ध करना है। फिर तो समझ रहे ना? नहीं समझ आया? जब दो घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र होती हैं तो उनमें क्या रूल होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर होता है। आज क्या सिद्ध करना है? ई और एफ डैश कैसी हैं? स्वतंत्र। इसका मतलब आपको नहीं लगता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश का मान प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश के बराबर सिद्ध करना? अगर हम ये कर दें, अगर हम ये सिद्ध कर दें तो सब लोग मान जाएंगे कि ई और एफ डैश कैसी हैं? स्वतंत्र हैं। ये करना है मुझे। चलो अब हम सिद्ध करते हैं। देखो, प्रूफ करने जाएंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश की वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ये इसकी वैल्यू होती है। कैसे वैल्यू होती है? ऐसे तो सबको नहीं ध्यान रहेगी, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वेन डायग्राम से मैं आपको समझा दूंगा। ये घटना ई है और ये घटना एफ है। ई और एफ है। सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ डैश का मीनिंग क्या होगा? देखो, ई का मतलब है पूरा ई लेना है आपको। ई का मतलब है ये पूरा लेना है आपको। ये ई का मतलब है। एफ डैश का क्या मतलब है? एफ डैश का मतलब है, आपको शायद याद आ रहा होगा, एफ डैश बराबर यू माइनस एफ, ए डैश बराबर यू माइनस ए, तो एफ डैश बराबर यू माइनस एफ। मतलब पूरे यूनिवर्सल सेट में अगर एफ को हटा दें तो वो चीज एफ डैश होती है। पूरे यूनिवर्सल सेट में एफ को हटा दो, पूरे यूनिवर्सल सेट में ऐसा केवल एफ को हटाना है, आपको ध्यान रखिएगा। ये सब क्या रिप्रेजेंट करता है? जहां पर मैंने ये ऐसा पानी जैसा बना दिया, ये एफ डैश को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हमें तो ई और एफ डैश में जो पार्ट कॉमन है वो चाहिए। ई और एफ डैश में जो पार्ट कॉमन है वो चाहिए। अब आप देखो, जहां कॉमन होगा दोनों टाइप की लाइन से एक दूसरे को काट रही होंगी। ये पार्ट नहीं लगता कॉमन है आपको? इतना हिस्सा दोनों लाइनों ने यहीं पर एक दूसरे को काटा है। यहां नहीं काट रही हैं, यहां नहीं काट रही हैं, यहां कहीं नहीं काट रही हैं। तो ये पार्ट क्या प्रदर्शित करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ई इंटरसेक्शन एफ डैश को रिप्रेजेंट करता है।
समझ में आया? कितना पोर्शन? इतना पोर्शन केवल। और आप जानते हो ये क्या चीज है? आपको नहीं लगता कि ये पूरा ई था, ई में इतना एफ हटा दिया गया है, तो ई इंटरसेक्शन एफ डैश में हमने क्या किया है? फिर से ये पूरा क्या है? ई, ये क्या है? ई इंटरसेक्शन एफ, ये पूरा क्या है? ई, इतना हिस्सा ये जो बीच का है ये क्या है? ई इंटरसेक्शन एफ। तो आपको नहीं लगता हमको कौन सा चाहिए? ये वाला। अगर ये वाला चाहिए तो इसका मतलब पूरे ई में से ये ई इंटरसेक्शन एफ अगर इतना हटा दो तो यही बच जाएगा। तो ई में से ई इंटरसेक्शन एफ को अगर हटा देंगे तो ई इंटरसेक्शन एफ डैश बच जाएगा। समझ आया कुछ? तो ई इंटरसेक्शन एफ डैश की जगह ये लिखा जा सकता है, ई इंटरसेक्शन एफ डैश की जगह ई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ लिख दिया हमने। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये तो हमें दिया गया है, इसकी जगह पर हम ये नोट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दोनों से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा अंदर? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब थोड़ा सा भी अगर ध्यान होगा आपको तो याद करिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। और यही तो सिद्ध करना था। देखो आपको नहीं समझ में आई बात? आपको ये चीज है, इसमें ये पूरा गोला रिप्रेजेंट करेगा ई को, ये पूरा गोला रिप्रेजेंट करेगा एफ को, पूरा ये पूरा एफ है, ये पूरा ई है, ये जो पोर्शन है ये क्या है? ई इंटरसेक्शन एफ। तो जब आप ई में से ई इंटरसेक्शन एफ वाला पार्ट हटा देंगे तो ये बचेगा, और यही है ई इंटरसेक्शन एफ डैश, इसलिए इसके बराबर आ जाता। समझ आई बात की नहीं आई है? आया? तो इस तरीके से हमने सिद्ध कर दिया कि यही सिद्ध करना था हमको। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद 14 नंबर कर लेते हैं फिर हम लास्ट में। एग्जाम्पल 14 में लिखा है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। देखो फिर ये बात आपको दे दी गई है कि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं, ए और बी सॉरी। अब अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो आपको नहीं लगता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होना चाहिए? ये हो जाएगा। तो ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता, ये सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए या बी में से कम से कम एक के होने की प्रायिकता, एक के होने की प्रायिकता। आपको याद है भी जब शुरुआत हमने की थी तो शुरुआत में बताया था कि ए या बी में से किसी एक के होने की, कम से कम एक के होने की प्रायिकता को हम प्रदर्शित करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी से। दोनों के होने की प्रायिकता को इंटरसेक्शन और कम से कम किसी एक के घटित होने की प्रायिकता को यूनियन से। और इसकी वैल्यू आपको बनानी है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ये आपको प्रूफ करना है। देखिए बड़ा ही इजी है, आप सॉल्यूशन करिए इसका और लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इसका सूत्र याद है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला तो याद होगा इसका। फिर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? यहां से देखो ये लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बेटा इन दोनों से देखो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन कर लेंगे तो यहां क्या बचेगा? 1 माइनस इसमें बच गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये क्या बन गया, इसके बारे में बताओ, ये क्या बन गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। याद आया आपको? अच्छा, एक चीज और, तब तक ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना, क्या इसको हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इसकी जगह ये लिख दिया, इसकी जगह ये, और इसका मान ये आ गया। आप फिर ध्यान से देखो, 1 1 और इन दोनों से माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कॉमन कर लेंगे। देखो जरा, ये 1 लिखा, ये माइनस लिखा, इन दोनों पदों से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कॉमन कर लीजिए। यहां क्या बचेगा, 1, बाहर माइनस है तो अंदर का निशान बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये कॉमन हो गया तो बचा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। और बेटा देखो, यही तो आपको लाना था सॉल्व करके, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अब ये बताएं कि ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, आपको नहीं आया, समझ में आया? प्रैक्टिस करिएगा, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एग्जामिनेशन में आ सकते हैं ये, ठीक है? तो एक काम करेंगे, आज मैथमेटिक्स में हमने 13.2 का इंट्रोडक्शन दे दिया है आपको, एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करवा दिए हैं। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 13.2। तब तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी, क्योंकि सारा कुछ मैंने बता दिया एक एक करके। आप इसकी प्रैक्टिस करिए और आप देखिएगा आपको भी आने लगेंगे सवाल इसके, ठीक है? और जो नहीं आएंगे वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।